प्रिय विद्यार्थियों, आज हम द्वितीय वर्ष राजनीति विज्ञान के प्रथम प्रश्न पत्र आधुनिक संविधान की चर्चा करेंगे। आज का हमारा अध्ययन का विषय है जापान की डायट अथवा संसद। प्यारे बच्चों, जापान पहला एशियाई देश है जहां संसदीय व्यवस्था की स्थापना हुई। जापान की डायट गैर पश्चिमी देशों में सबसे प्राचीन और सबसे अधिक अनुभव विधायक सभा है। वर्तमान संविधान के अनुच्छेद 41 के अनुसार डायट राज्य शक्ति का सर्वोच्च अंग और एकमात्र कानून निर्मात्री संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 41 से लेकर अनुच्छेद 64 तक में डायट की रचना और शक्तियों का उल्लेख है। जापान की डायट द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका सभा है। इसके प्रथम या निम्न सदन को प्रतिनिधि सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और द्वितीय या उच्च सदन को सभासद सदन हाउस ऑफ काउंसिलर्स कहा जाता है। संविधान के अंतर्गत डायट के साधारण, असाधारण तथा विशेष अधिवेशनों की व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 49 में उल्लेख है कि दोनों सदनों को कानून के अनुसार राष्ट्रीय कोष से वेतन मिलेगा। सदस्यों को कुछ विशेषाधिकार भी प्राप्त हैं। डायट का एक सचिवालय होता है। डायट के किसी भी सदन में तब तक कार्यवाही नहीं की जा सकती जब तक कि सदन की कुल संख्या के 1/3 सदस्य उपस्थित ना हो। प्रत्येक सदन में प्रश्नों का निर्णय उपस्थित सदस्यों के बहुमत से किया जाएगा और समान मत आने पर सदन के अध्यक्ष को निर्णायक मत देने का अधिकार होगा। प्यारे बच्चों, अब हम प्रतिनिधि सदन की चर्चा करेंगे। यह डायट का प्रथम या निम्न सदन कहलाता है। इसके सदस्यों की संख्या और उनके चुनाव की पद्धति के संबंध में समय समय पर परिवर्तन होते रहे हैं। प्रतिनिधि सदन के सदस्य प्रत्यक्ष निर्वाचन, वयस्क मताधिकार तथा गुप्त मतदान के आधार पर चुने जाते हैं। प्रतिनिधि सदन की सदस्यता के लिए योग्यताएं हैं। वह जापान का जन्मजात नागरिक हो, वह 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर न हो, पागल या दिवालिया न हो, चुनाव क्षेत्र में कम से कम 3 मास से रह रहा हो, डायट की सदस्यता के अयोग्य घोषित न किया गया हो, कोई भी व्यक्ति एक साथ दोनों सदनों की सदस्यता प्राप्त नहीं कर सकता है। इस सदन का कार्यकाल 4 वर्ष है, परंतु इसे समय के पूर्व भंग किया जा सकता है। प्रतिनिधि सदन का सबसे प्रमुख पदाधिकारी स्पीकर होता है। संविधान के अनुच्छेद 58 द्वारा दोनों सदनों को अपना अपना अध्यक्ष चुनने का अधिकार दिया गया है। स्पीकर का चुनाव प्रत्येक सदन के आरंभ में गुप्त मतदान से हस्ताक्षर किए गए मतपत्रों के आधार पर होता है।
सदन में एक डिप्टी स्पीकर की भी व्यवस्था है। स्पीकर द्वारा कई कार्य किए जाते हैं, जैसे यह देखना कि सदन में आवश्यक उपस्थिति है या नहीं, सदन की बैठकों की अध्यक्षता करना, सदन की सुनिश्चित व्यवस्था के प्रतिकूल विधेयकों पर विचार न होने देना, सदस्यों के बोलने का क्रम निर्धारित करना, निर्णायक मत देना, सदन की मर्यादा और हितों की रक्षा करना, प्रतिनिधि सदन में सचिवालय के कामकाज की देखभाल करना आदि। प्रतिनिधि सदन का स्पीकर अपने दल से त्यागपत्र नहीं देता है, वह उसका सक्रिय सदस्य रहता है और सदन में उसके हितों की रक्षा करता है। प्यारे बच्चों, अब हम सभासद सदन हाउस ऑफ काउंसिलर्स की चर्चा करेंगे। यह डायट का द्वितीय या उच्च सदन है। इसकी सदस्य संख्या 252 है, जिसमें 152 भौगोलिक आधार पर चुने जाते हैं, अर्थात उन 46 निर्वाचन जिलों से चुने जाते हैं जिनमें देश को विभाजित किया जाता है। शेष 100 सदस्य संपूर्ण राष्ट्र द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। जहां तक इसके सदस्यों की योग्यता का प्रश्न है, प्रतिनिधि सदन और सभासद सदन के सदस्यों की योग्यताएं समान हैं। अंतर केवल यह है कि सभासद सदन के लिए उम्मीदवारों की आयु 25 वर्ष के बजाय 30 वर्ष है। सभासद सदन एक अर्धस्थायी सदन है, जिसका पूर्ण रूप से कभी भी विघटन नहीं होता। इसके सदस्य 6 वर्ष के लिए निर्वाचित किए जाते हैं, लेकिन आधे सदस्य 3 वर्ष के पश्चात अवकाश ग्रहण कर लेते हैं और उनके स्थान पर नए सदस्यों का निर्वाचन होता है। सभासद सदन को अपना सभापति तथा उपसभापति चुनने का अधिकार है। सभापति सदन की अध्यक्षता करता है। वह सदन में अनुशासन तथा व्यवस्था बनाए रखता है। वह प्रस्तावों तथा विधेयकों पर मतदान कराता है और उनके परिणामों की घोषणा करता है। किसी विधेयक पर पक्ष तथा विपक्ष में बराबर मत आने पर वह अपने निर्णायक मत का प्रयोग करता है। जहां तक डायट की शक्तियों एवं कार्यों का प्रश्न है, राष्ट्रीय व्यवस्थापिका के रूप में डायट को विधायी, प्रशासनिक, वित्तीय और न्यायिक सभी प्रकार की शक्तियां प्राप्त हैं। अनुच्छेद 41 के अनुसार डायट एकमात्र विधि निर्मात्री संस्था है। इसे नवीन कानूनों के निर्माण और पहले से चले आ रहे कानूनों में संशोधन, परिवर्तन की पूर्ण शक्ति प्राप्त है और ऐसा करने के लिए सम्राट की स्वीकृति की भी आवश्यकता नहीं है। लेकिन जापान का संविधान कठोर है और वहाँ न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था भी है। अतः सर्वोच्च न्यायालय डायट द्वारा निर्मित ऐसे किसी भी कानून को जो संविधान की धाराओं के प्रतिकूल हो, अवैध घोषित कर सकता है। जहां तक कार्यपालिका संबंधी शक्तियों का प्रश्न है, इस संबंध में डायट का महत्वपूर्ण कार्य प्रधानमंत्री का चुनाव करना है। कैबिनेट के अधिकांश सदस्य डायट से ही नियुक्त किए जाते हैं और कैबिनेट अपने सभी कार्यों के लिए डायट के प्रति
सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। डायट के सदस्य मंत्रियों से प्रश्न पूछने, उनकी नीतियों का स्पष्टीकरण मांगने और आलोचना करने के माध्यम से प्रशासन पर नियंत्रण रखते हैं। कैबिनेट के लिए संधियों पर डायट की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। इससे प्रशासनिक शाखा की जांच करने की शक्ति प्राप्त है। उससे प्रशासन पर अंतिम नियंत्रण भी प्राप्त है। वित्तीय शक्तियों के संबंध में राष्ट्रीय वित्त के प्रशासन की शक्ति डायट को ही प्राप्त है। मंत्रिमंडल का यह दायित्व है कि वह प्रत्येक वर्ष के लिए आय व्यय ब्यौरा तैयार कर डायट के समक्ष प्रस्तुत करे। डायट की स्वीकृति के बिना मंत्रिमंडल आय व्यय संबंधी कोई कार्य नहीं कर सकता। जापान में व्यय की सभी मदें डायट द्वारा स्वीकृत की जाती है। संविधान संशोधन संबंधी कोई भी प्रस्ताव दोनों सदनों के 2/3 या उससे अधिक सदस्यों के मत से डायट में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। न्यायिक शक्ति के संबंध में डायट को महाभियोग की सुनवाई करने संबंधी महत्वपूर्ण शक्ति प्राप्त है। डायट के वाद विवाद जापानी जनता की राजनीतिक शिक्षा के महत्वपूर्ण साधन है। डायट जन असंतोष की अभिव्यक्ति और उसे दूर करने के साधन के रूप में भी कार्य करती है। इस प्रकार डायट कई महत्वपूर्ण कार्यों का संपादन करती है। अनुच्छेद 2 के अनुसार उसे राज सिंहासन के उत्तराधिकार विषयक कानून बनाने की भी शक्ति प्राप्त है। वह राज्य की शक्ति का सर्वोच्च अंग है। लेकिन प्यारे बच्चों, जापान की संवैधानिक व्यवस्था में सिद्धांत और व्यवहार में बहुत अधिक अंतर है। सिद्धांत में कैबिनेट पर डायट द्वारा नियंत्रण रखा जाता है, लेकिन व्यवहार में डायट सरकार पर नियंत्रण नहीं रख पाती। न केवल प्रशासन वरन कानून निर्माण के क्षेत्र में भी डायट की शक्तियों का ह्रास दिखाई देता है। विधि निर्माण के क्षेत्र में पहल अब कैबिनेट के हाथों में आ गई है। सभी महत्वपूर्ण विधेयक सरकार की ओर से ही प्रस्तुत किए जाते हैं। डायट तो शासन द्वारा प्रस्तावित विधेयकों पर औपचारिक स्वीकृति की मोहर मात्र लगाती है।